नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ईंदी ब्रेक ते वञण खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधायोसीं पाण वापसि ईंदासीं त बजट जी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते IMF ऐं हुकूमत जे नुमाइंदनि विच में जेके ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं थियूं ऐं 11 जेके मुख़्तलिफ़ शर्त रखिया विया आहिनि IMF जे तरफ़ां, उन्हनि जो छा इम्पैक्ट पवंदो बजट ते, आम माण्हुनि जी ज़िंदगीअ ते, उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। मुल्क जा नामियारा माशी माहिर आहिनि डॉक्टर अयूब मेहर साहब, उन्हनि सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मेहर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, माली साल के हवाले से तैयारियां तो मुकम्मल यकीनन हो चुकी होंगी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो IMF के साथ बातचीत हो रही है और 11 से ज़ायद जो शराइत हैं वो भी पब्लिक हुए हैं कि IMF की तरफ से वो रखे गए हैं, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, तो इन शराइत को आप किस तरह देखते हैं? अगर ये इन पर अमल होता है तो बजट पर इनका क्या असर होगा, आम जिंदगी पर, जो आम लोगों की ज़िंदगी है उस पर इनका कितना असर होगा सर? जो अब उन्होंने एडिशनल 11 शराइत दी हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनमें से जो ज़्यादा शराइत हैं उसका मैं नहीं समझ रहा कि उसका डायरेक्ट बजट का जो लेआउट है ना, उसके जो रेवेन्यू हैं और जो अखराजात हैं उस पर कोई डायरेक्ट असर पड़ेगा। डायरेक्ट असर अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो 11 शराइत है उसमें से ज़्यादातर शराइत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इंतजामी अमूर में तब्दीली से है। एक तो कुछ इंतजामी अमूर में तब्दीलियाँ करनी है, फिर कुछ शराइत उन्होंने जो दी हैं वो 2028 में या 2035 में इम्प्लीमेंट करनी है। वो उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क दिया है कि कब कब क्या क्या करेंगे आप, वो बता जरूर दें बजट में, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आने वाले सालों में होगी, इस साल से नहीं होगी। और वो जो आने वाले ईयर्स में उन्होंने शराइत दी हैं उसमें बेसिकली इंतजामी तब्दीलियां भी हैं। दूसरा, टैक्स से रिलेटेड जो है, जो हमने इकोनॉमिक जोन बनाते हैं या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाते हैं या कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज को हम टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं। बिल्कुल। खास तौर पर आप देखिए इकोनॉमिक जोन जो है पाकिस्तान में 9 इकोनॉमिक जोन जो हैं वो CPEC से कनेक्टेड हैं। 8 जो है गवादर के अलावा 9th जो जोन है वो खुद गवादर में है, जो चाइना स्पेसिफिक जोन है। तो इन जोन्स में इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए मुआहदे हुए हैं। जाहिर है हुकूमत ने चाइना से भी दूसरे मुल्कों से भी मुआहदे किए हैं जो 2035 तक जाते हैं, कवर करते हैं। सही। तो इसमें जो शराइत IMF ने रखी है उन मुआहदों को, जाहिर है उन मुआहदों को तो वायलेट नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट हम कर चुके हैं। तो आप देखें इसमें कैटेगरी मेंशन किया गया है कि 2028 से ये चीज लागू करनी है, 2035 के बाद इन जोन में कोई रियायत नहीं देनी, जब तक के लिए आपका एग्रीमेंट हो गया है वो चलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं देनी। ये शराइत रखी गई है। बिल्कुल। और इंपोर्ट्स के लिए उन्होंने एक चीज जो है कि ड्यूटी कम करने की बात है, यूज्ड या रिकंडीशन गाड़ियां हैं, बिल्कुल, वो हमारा बैलेंस जो है उससे मैं समझता हूँ थोड़ा सा जरूर ट्रेड बैलेंस जरूर खराब होगा, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया हुआ था, बहुत सारे मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किए थे। सही। कि हम एक्सपोर्ट अगर एनहांस नहीं कर पा रहे तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहना चाहिए। तो वो उस पर थोड़ा सा असर यकीनी तौर पे पड़ेगा, लेकिन उससे ये है कि एक चीज महसूस की जा रही थी कि जब से पाकिस्तान की करेंसी जो है वो गुज़िश्ता 2 सालों में बहुत ज्यादा क्योंकि डिवैल्यू हो गई थी, तो उस डिवैल्यूएशन की वजह से बहुत सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ गई थी, जिनमें खास तौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजें ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। तो ये एक तरह से कंपटीशन क्रिएट करेगा, लेकिन बहरहाल करंट अकाउंट पे असर पड़ेगा, इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जब से ये गाड़ियों वाला जैसे आपने मामला उठाया, जब से ये खबर आई है कि इम्पोर्टेड गाड़ियों पर जो बैन था वो ख़त्म होगा, तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद उससे गाड़ियाँ सस्ती होंगी या उनसे कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा, और तो इसका कितना इम्कान है? मतलब है इसमें फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि गाड़ियों की मार्केट एकदम से बहुत डिक्लाइन हो जाएगी। वो जब आप जब हटाएंगे इंपोर्ट्स पर बैन हटाएंगे यूज पर, तो यूज या रिकंडीशन गाड़ियां इंपोर्ट होंगी और वो कम्पीट करेंगी उन गाड़ियों से जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इसके साथ फिर गवर्नमेंट को ये भी करना होगा, ये पैरेलल स्टेप लेना होगा, वरना तो ये बजट में एक एनोमली क्रिएट हो जाएगी कि अगर रिकंडीशन और यूज गाड़ियों की जो कि 5 साल से कम गाड़ियां, वो इसमें कंडीशन मेंशन है, वो अगर आएंगी तो वो जो नई गाड़ियां हैं लोकली मैन्युफैक्चर उनको कम्पीट कर रही होंगी। तो उसके साथ फिर ये करना होगा गवर्नमेंट को कि गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं जो लोकल इंडस्ट्री यूज करती है मैन्युफैक्चरिंग में,
उनके ऊपर भी, उन पर भी ड्यूटी जो है वो भी कम करनी पड़ेगी, ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट कर सके। तो वो इंडस्ट्री के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन जो गाड़ियों की प्राइजेज है उसमें कमी आ सकती है, कमी आ जाएगी, लेकिन देखना उसमें ये होगा कि उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो कोई नई ड्यूटी या नए टैक्सेस तो नहीं बढ़ा लगा देती, या कोई टैक्स रेट तो नहीं बढ़ा देती, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा ये खदशा भी मौजूद है। जब IMF ने कहा है कि 600 बिलियन के नए टैक्सेस लगाने हैं, बिल्कुल। और टैक्स के टारगेट पिछले साल के अचीव नहीं हुए, लेकिन नए साल के टारगेट जो है वो 600 बिलियन अगर बढ़ा दिए जाएं, तो इसका मतलब है या तो फिर नए टैक्स लगाए जाएंगे, और अगर नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे तो फिर टैक्स रेट में इजाफे के खदशात हैं। एक तो IMF की वजह से, दूसरा एक जो वॉर सिनेरियो हमारे यहाँ चल रहा है, वो उस सिनेरियो की वजह से ये भी हो सकता है, एक चीज डेवलप हो सकती है कि हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उनमें भी इजाफा हो सकता है। सही। तो उसके लिए फिर टैक्स एक्सपेंडिचर या नए टैक्स या सरचार्ज वगैरह बढ़ाना वो पॉसिबल हो सकता है। तो उस अगर वो पॉसिबल होता है तो फिर गाड़ियों की कीमत कम मैं नहीं समझता होगी, कि जो बेनिफिट मिलेगा इंपोर्ट प्राइस पर ड्यूटी कम, उनकी इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने का, वो फिर दूसरी तरह से जो है वो बढ़ सकता है कि जब लोकल टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो वो फिर प्राइस कम नहीं होगी, प्राइस या तो वही रहेगी या हो सकता है कि प्राइस मजीद बढ़ जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हम देखते हैं तवानाई के हवाले से भी जो 4 शराइत सामने आई, वो आपसे समझना चाहेंगे कि बिजली हो, गैस हो, उनके नरखों के हवाले से सालियानी बुनियादों पर या शशमाही बुनियाद पर नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो रही, तो इसको हम क्या समझें? कुछ लोग ये भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इससे कोई बिजली के, गैस के जो रेट्स हैं, बिल हैं, वो बढ़ जाएंगे, तो इसको हम कैसे समझें या हमारे नाज़रीन को आप समझा सकें? तो ये वाली शर्त क्या है? इसमें हमारे यहाँ मैकेनिज्म ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्राइस का ताल्लुक करती है, वो तो नेपरा ही करती है, वो प्राइस रेगुलेट करती है, और वो जो रेगुलेट करती है वो कॉस्ट देखती है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या पर यूनिट पड़ रही है एवरेज प्राइस, इसी एवरेज के हिसाब से वो उनके प्रॉफिट शामिल करके इलेक्ट्रिसिटी का रेट डिटरमाइन कर देती है। उसमें ये कहा गया है कि ये अब रेगुलर बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर ये किया जाएगा, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि बहुत जल्दी बात दफा मंथली हो जाते थे, दोबारा उसकी एडजस्टमेंट आती थी। बिल्कुल। तो वो एडजस्टमेंट ना आए, वो क्वार्टरली बेस पे अब डिसाइड हो गया है कि वो उसको रेगुलेट करेंगे। उसके रेगुलेट करने में अगर मेरा अपना ख्याल है कि प्राइस बढ़ेगी नहीं, पर जो इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेशनल सिनेरियो में ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। सही। तो अगर ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्वार्टरली बेस पर जो एडजस्टमेंट होगी उससे उनकी प्राइसेस जो है वो कम हो सकती है। और लेकिन गवर्नमेंट को अगर अपने टैक्स बढ़ाए, क्योंकि आप देखिए कि गैस पर और इलेक्ट्रिसिटी पर लीवीज की बात हो रही है कि उस पर लीवीज लगाई जाएंगी, एक्साइज है, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे, तो गवर्नमेंट बेसिकली एक तरफ से प्राइस कम करती है, लेकिन दूसरी तरफ से नए लीवीज या टैक्स वो बढ़ सकती है। एक और जो जरूरत पड़ेगी, जो आज कहा गया है कि वो एग्रीकल्चर टैक्स तो है हमारे यहाँ पहले से है, वो हो चुका है, उसकी कलेक्शन हो रही है, लेकिन उसके मैकेनिज्म पे आज जो 11 शराइत आई हैं उनमें ये भी शामिल है कि उसके मैकेनिज्म पे कुछ क्वेश्चन होने चाहिए कि उस पर इंश्योर करना है कि वहां से कलेक्शन होनी चाहिए, कलेक्शन हो नहीं रही, टैक्स लगा दिया है लेकिन कलेक्शन नहीं हो रही, उसका एक मैकेनिज्म बनाना है, पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनको फाइलर बनाना है, ये लफ्ज यूज हुए कि उनको फाइलर बनाना है एग्रीकल्चर जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि ये तो ठीक है कि उन पर इनकम टैक्स लग जाए, लेकिन ये इनकम टैक्स ऐसा हो सकता है जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, पाकिस्तान में क्योंकि जहाँ विद होल्डिंग टैक्स है वहाँ भी ये है, और एग्रीकल्चर पर होगा तो इनकम टैक्स, अगर कि वो GST नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है उससे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर प्राइस बढ़ जाती हैं, रेगुलेशन के बाद, तो फिर वो एक चेन बनेगी, फिर वो ये नहीं कि सिर्फ फूड आइटम्स या एग्रीकल्चर के क्रॉप्स की प्राइस बढ़ेंगी, बल्कि वो जहाँ जहाँ यूज होती हैं, जिन जिन इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, फिर उनकी भी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो वो फिर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। तो ज़राई टैक्स के हवाले से जिससे सर आप बात करें तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि अगर ज़राअत पर टैक्स लगेंगे तो ज़राई अजनास हैं, जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हो गए, अनाज, ये चावल, तो क्या इनके रेट्स पर भी असर पड़ेगा अगर ज़राई टैक्स लागू होता है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक तो ये इसको एग्रीकल्चर टैक्स कह करके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है, अगर ये इसको इनकम टैक्स कह रहे हैं, इनकम टैक्स कह रहे हैं कि जो एक खास आमदनी जिस तरह इंडस्ट्री में है या सर्विसेज में है या सर्विस पर है कि एक स्लैब बना दी जाती है
उस स्लैब से अगर कम इनकम होती है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज्यादा होगी तो फिर प्रोग्रेसिव रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर में एक थोड़ा सा मसला ये आता है कि एग्रीकल्चर में नेट इनकम को का तयन कैसे किया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ अगर कोई क्रॉप है, कोई कॉटन क्रॉप है या वीट की क्रॉप है, तो उस वीट की या कॉटन की क्रॉप की जो वैल्यू है वो वैल्यू इनकम नहीं है उसकी। वो वैल्यू, उस वैल्यू में से तो कॉस्ट निकाली जाती है, फिर इनकम आती है ना। सही। उसकी कॉस्ट है, उसमें उसका रेंट, लैंड का रेंट भी शामिल है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर उसने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी शामिल है, उस पर पेस्टिसाइड हैं, ये फर्टिलाइजर है, उस पर लेबर के चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो तो कॉस्ट होती है ना। नेट इनकम टैक्स नेट इनकम पे लगा करता है। एग्रीकल्चर में नेट इनकम को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, ये एक फार्मूला अगर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया जाए तो फिर तो इसको हम इनकम टैक्स कहेंगे। अदरवाइज अगर वैल्यू पे लग रहा है तो फिर इनकम टैक्स तो ना हुआ ना, फिर तो ये एक तरह से जीएसटी की एक शक्ल हो जाएगी। और वो जीएसटी की शक्ल होने का मतलब है कि फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस महंगी हो जाएंगी, यकीनन महंगी हो जाएंगी। ये फार्मूले एक डिसाइड करना चाहिए, फिर बहुत क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि चारों जो सूबाई असेंबलियां हैं वो भी बिल तो मंजूर कर चुके हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा मैकेनिज्म, बिल्कुल अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। चारों प्रोविंसेस का सेम प्रोसेस। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में आपसे समझेंगे, जैसे हम हर मर्तबा सुनते हैं ना टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाएगा, फिर फाइलर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की बातें भी हुई हैं। आज भी जो बातें हो रही हैं IMF के साथ, उसमें भी यही शर्त है कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनका घेरा मज़ीद तंग किया जाए। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है। तो कहा यह जा रहा है कि नॉन फाइलर्स अब जो है गाड़ी भी नहीं खरीद कर पाएगा, माली जो है वो भी नहीं कर पाएगा ट्रांजैक्शन वगैरह, या उसके अलावा जायदाद खरीद नहीं कर पाएगा। ये खबरें तो चलती हैं, पहले भी चला के मोबाइल फ़ोन के सिमें भी बंद कर लेंगे, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो सख्तियाँ बढ़ेंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे टैक्स नेटवर्क में? देखिए, बुनियादी क्वेश्चन ये है कि लोग फाइलर क्यों नहीं बनना चाहते, ये इसको एड्रेस करना होगा। FBR को ये मैकेनिज्म अपना सही करना होगा। लोग फाइलर होने में, लोग टैक्स तो दे रहे हैं ना, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी। जो सैलरी पर्सन है, तनख्वाह उसके घर में बाद में आएगी, पहले टैक्स कट जाता है। टैक्स तो दे रहे हैं सब लोग। बहुत आप चीजें खरीदने जाते हैं, विद होल्डिंग एक गाड़ी खरीदते हैं, विद होल्डिंग आपका इनकम टैक्स कट जाता है। रेंट आप पे कर रहे हैं, आपका टैक्स कट जाता है। टैक्स तो दे रहे हैं लोग। फाइलर बनने में मसला क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखें, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब फाइलर बनता है कोई पहली दफा कोई फाइलर बना, वो उससे पहले वो उसकी जॉब नहीं थी, अगर किसी की जॉब हुई तो FBR से नोटिस आ जाता है कि पिछले 3 साल के भी आप फाइल करें। पिछले 3 साल अगर वो स्टूडेंट रहा है तो वो कहाँ से फाइल करेगा, उसकी इनकम नहीं थी तो वो कहाँ से फाइल करेगा। किसी के पास इस साल अगर इनकम आ गई, कोई ट्रांसफर इनकम हो गई, बाहर से इनकम आ गई, कोई बाहर से आया है, ट्रांसफर हुआ है पाकिस्तान में, पहली दफा वो पैसे लाया है, तो उसके पिछले 3 सालों का, उसके बाद 5 सालों का FBR रिकॉर्ड मांगता है। वो लोग उस पूछताछ से तंग है जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होती, वो इररिलेवेंट चीजें FBR उनकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो छोटी कम इनकम वाले लोग हैं, कम आमदनी वाले, अगर ये चीजें आपको, अगर FBR पकड़ रहा है बड़े इनकम वालों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को, तो बात समझ में आती है कि वहां टैक्स की चोरी ना हो रही हो। लेकिन कम आमदनी वाले अफराद जिनको फाइलर बनाने की बात की जा रही है, उनकी अगर इन्वेस्टिगेशन, छोटी इनकम वालों की इन्वेस्टिगेशन, जो पहली दफा टैक्स, पहली साल है जॉब का जिसका, वो जॉब है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, तो उससे तो लोग डर रहे हैं। खौफ ज्यादा तो उसी से है। FBR को सबसे फाइलर बनाने की बात बाद में करनी होगी, खौफ पहले खत्म करना होगा। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अयूब महर साहब माशी तजिया निगार ऐं उन जूं ॻाल्हियूं जे साम्हूं आहिनि। बिल्कुलु फाइलर थियणु मतिलबु पाकिस्तान में आहे ॼण त ख़ौफ़ माण्हुनि जे तयारु थियो आहे। तव्हां नॉन फाइलर आहियो, फाइलर थी वेंदा त पोइ ही करिणो पवंदो, साल में तव्हांखे गोश्वारा जमा कराइणा पवंदा, टैक्स ॾियणो पवंदो, ही करिणो पवंदो। माण्हुनि खे वाक़ई ईअं डिॼारियो थो वञे ॼण पोइ हर कोई लाराए थो। ऐं ज़ाहिर आहे जेके वॾा वॾा माण्हू आहिनि उहे त पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो समूरो कारोबार हलाइनि था पिया। न को उन्हनि जूं सिमूं बंदि थियूं त उहे बि आम माण्हुनि जूं थियूं। ऐं हाणे बि चयो थो वञे त प्रॉपर्टी न ख़रीद करे सघंदासीं। असां वटि घणे भाङे वॾनि माण्हुनि जूं प्रॉपर्टीज़ पंहिंजे नाले ते हूंदियूं न आहिनि। गाॾी ख़रीद करणु उहो बि उन्हनि जे लाइ को मसइलो कोन्हे। पंहिंजे नाले ते हिते केरु वॾियूं जेके आहिनि गाॾियूं ख़रीद कंदो आहे। सो ॾिसूं था, इहा बि हिकिड़ी प्रैक्टिस आहे त ही क़दम खयां वेंदा ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे सो टैक्स नेट में आंदो वेंदो। पर इन में बि हुकूमत केतिरो कामयाबु थिए थी, ईंदड़ ॾींहनि में हुनजी बि ख़बर पइजी वेंदी। बहरहाल अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजे पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।